द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर में आज जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उस कंसेप्ट का नाम है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या थे? ठीक है, जब राजा गद्दी पर बैठा तो राजा को अपना खजाना मिला खाली, मतलब राजा का खजाना खाली। तो वो खाली क्यों हुआ था? तो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस या कॉजेज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी, ये हम आज पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो था स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल। ठीक है, लोगों ने मिलिशिया बनाई, 7,000 मैन वीमेन इकट्ठे हुए, उन्होंने बास्टाइल के किले को तोड़ दिया। ठीक है, वो कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 में। हालांकि यूनिट नंबर 1 का जो ऊपर नाम है, हेडिंग है, वो लिखा हुआ है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। भाई, लेट 18th सेंचुरी में 1700 के आखिरी वाले सालों में फ्रांस का समाज कैसा था? तो फ्रेंच सोसाइटी तो हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। इससे पहले की बातें हैं वो हम एकदम सीक्वेंस से समझ लेते हैं। तो इससे पहले के कंसेप्ट, तो एक तो इंट्रोडक्शन है फ्रांस के राजा का, है ना। देखो, फ्रांस की ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये जो पूरी कहानी है, इसमें शुरू में तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक राजा एक रानी की कहानी है ना। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। लेकिन सही मायने में ये कहानी किस चीज़ की है? ये कहानी है डेमोक्रेटिक राइट्स की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, फ्रीडम की, है ना। ये इन चीज़ों की कहानी है। चलो, तो हम यूनिट में एंट्री करते हैं। यूनिट नंबर 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोसाइटी का कंसेप्ट अगली वीडियो में आएगा। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इन जनाब से मिल लो। ये जनाब कौन है? ये हैं लुई 16th, उस समय फ्रांस के राजा। इन 1774 लुई 16th of the Bourbon family of kings ascended to the throne of France। देखिए, 1774 में, 1774 में ये शख्स जो है ये राजा बनता है। ठीक है, कौन? लुई 16th। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, किस परिवार से है ये? ठीक है, ये है बर्बन फैमिली से। तो 1774 में, 1774 में लुई 16 राजा बनता है जो बर्बन फैमिली से है। ठीक है, असेंडेड टू थ्रोन मतलब वो राजा बनता है। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। वो जब 20 साल का था तो उसकी शादी ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। तो ये जरा सा इनका इंट्रोडक्शन है लुई 16 का। ये आप इमेज देखो, ये लुई 16 है एक तरफ, और एक तरफ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो इनकी पत्नी बनी बाद में, कौन है? मैरी एंटोनिएट। राइट। ये आदमी जिम्मेदार है फ्रांस में क्रांति के लिए। इन्होंने माहौल को नहीं समझा, वक्त बदल रहा था उसको नहीं समझा, लोगों की डिमांड्स को नहीं समझा। ठीक है, लोगों के प्रति इनकी कुछ जिम्मेदारियां थी उनको नहीं समझा, और अल्टीमेटली क्रांति हो गई, लोग भड़क उठे और इनको मौत के घाट उतार दिया। तो अगर ये स्मार्ट राजा होते, समझदार राजा होते, तो उन परिस्थितियों को टाल सकते थे, बदलते वक्त के हिसाब से लोगों को राइट्स दे सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। राइट। तो ये हैं लुई 16। आगे बढ़ते हैं। तो लुई 16 कौन थे? ये फ्रांस के राजा थे उस वक्त क्रांति के टाइम पे। तो आप इनसे अच्छी तरह से मिल चुके हैं, समझ गए इनके बारे में। अब हम आज के कंसेप्ट पे आते हैं। हमारा कंसेप्ट है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब लुई 16 राजा बनते हैं तो खजाना खाली मिलता है, इनको एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है। ठीक है, राज्य का खजाना जो है वो खाली है, राजा के पास बहुत ज़्यादा कोई पैसा धन दौलत नहीं है अपने राज्य को चलाने के लिए। अगला पॉइंट है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब कारण शुरू हो जाते हैं, कॉजेज शुरू हो जाते हैं कि भाई फ्रांस में क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस आई, क्यों फिनेंशियल क्राइसिस आई, क्यों फ्रांस का खजाना खाली हुआ। सो पहला पॉइंट यही है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर
हैड ड्रेन्ड द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। देखिए, फ्रांस ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी ब्रिटेन के साथ। कहाँ की ज़मीन पे? अमेरिका की ज़मीन पे। तो इनको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है इन्होंने लड़ी थी। कौन से साल थे वो? 1778 से लेके 1783 तक, 1778 टू 1783, ठीक है। इस दौरान फ्रेंच एंग्लो वॉर्स होती हैं, ठीक है। फ्रांस लड़ता है ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन ने कॉलोनीज बना रखी होती हैं अमेरिका के अंदर, और फ्रांस अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाता है और अमेरिका को फ्री कराता है, ठीक है। फ्रांस हेल्प्ड 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका टू गेट फ्री फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस अमेरिका की 13 कॉलोनीज को फ्री कराता है ब्रिटेन से। अमेरिका के अंदर 13 एरिया जैसे थे, 13 कॉलोनीज ऐसी थी, वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ब्रिटेन ने वहाँ कब्जा जमा के रखा था, ठीक है। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों इमेज। तो ये जो ईस्टर्न बॉर्डर पे ये आप देख रहे हो अमेरिका के, ये जो सारी हैं, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया, ठीक है, ये सारी की सारी, न्यूयॉर्क वगैरह, ये सब जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, ये 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन के अंडर थी, राइट। इन सब को फ्रांस ने आज़ाद कराया। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई, और लड़ाई लड़ने में आपको पता ही है बहुत सारा पैसा खर्च होता है, सिपाहियों को पैसा देना पड़ता है, लोगों से लोन लेना पड़ता है, तो इस वजह से ये सब हुआ। अगला पॉइंट, एडिड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। अगला पॉइंट क्या कि भाई उनका जो शानदार महल था, उसमें जो शानदार कोर्ट था जहाँ लुई 16 रहता था, ठीक है, तो वो पैलेस ऑफ वर्साइलिस था, वो बहुत ही शानदार था, और उसको सजाने में, संवारने में, उसको खूबसूरती मेंटेन करने में उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंसी करनी पड़ती थी, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था? इसकी वजह से फ्रांस पे इकोनॉमिक दबाव पड़ता था। फ्रांस का पैसा खर्च हो रहा था अपने महल को सजाए रखने में, उसको संवारे रखने में। ये कुछ इमेजेस आप देख सकते हो। ये देखो, फर्श पानी की तरह एकदम, देखो कितना शानदार चमक रहा है ना, एकदम सारी बिल्डिंग फर्श में नज़र आ रही है। और ये देखो इनका गार्डन कितना ब्यूटीफुल है, राइट। ब्यूटीफुल स्टैचूज़ हैं, कितनी शानदार ये बिल्डिंग्स हैं। तो इस सब को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं था, इसमें बहुत पैसा खर्च होता था। तो एक पॉइंट तो हमने क्या किया कि एंग्लो फ्रेंच वॉर की वजह से पैसा खर्च हुआ। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, ये हमने किया कि वर्साइलिस के पैलेस को, वर्साइलिस के महल को शानदार बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने में पैसा खर्च होता था, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अंडर लुई 16 फ्रांस हैड 13 कॉलोनीज 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, ये उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को आप एक बना सकते हो। ये एक ही पॉइंट है कि फ्रांस एंग्लो फ्रेंच वार होती हैं, लंबी लड़ाइयाँ लड़ता है फ्रांस, और 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद कराता है, जिसमें उसका पैसा खर्च हो जाता है। आ गई समझ में बात? अगला पॉइंट देखो, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livre टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion livres। तो वार ने 1 बिलियन लिवरे का जो है खर्चा और बढ़ा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा जब लड़ाई लड़ते थे तो अपने जो है बैंकर्स से, ठीक है, जो अमीर लोग होते थे, महाजन लोग होते थे, उनसे, आसपास के जो स्टेट के राजा होते थे, बैंकर्स होते थे, उनसे पैसा लेकर लड़ते थे। लड़ाई लड़ना उतना आसान नहीं होता, लड़ाई में नुकसान होता है, कर्जा लेना भी पड़ता है, ठीक है। तो पहले से उन पर 2 बिलियन लिवरे का कर्जा था, 1 बिलियन और ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। वो सारे लैंडर्स, वो सारे लोग, वो सारे अमीर लोग, महाजन लोग, बैंकर्स, ठीक है, उन जिन सब ने राजा को लोन दिया था, उन सब ने इंटरेस्ट 10% मांगना शुरू कर दिया अपने लोन पे। मतलब वो ज़्यादा ब्याज मांगने लगे पहले की अपेक्षा, ठीक है। ये हो गई बात। आगे देखो, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग टू स्पेंड एंड इंक्रीज
इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो ब्याज चुकाने में ही फ्रांस की सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, ठीक है। और टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, ठीक है। जो रेगुलर खर्चे होते थे एक राज्य के, फ्रांस के जो रेगुलर खर्चे थे, जैसे फौज को मेंटेन करना, फौज की ड्रेस, उनको ड्रेस देना, ठीक है, उनको हथियार देना, ठीक है, उनके जो है यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ चलाए रखना, तरह तरह के पब्लिक के वर्क करना, रोड बनवाना, गलियां, सड़कें और तरह तरह के काम जो एक राजा को करने होते हैं। तो सारे रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, और ये सब उनको करना था। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो अब स्टेट को, यानी कि अब फ्रांस को, यानी कि लुईस 16 को अब जो है और टैक्स लगाने पड़ेंगे जनता के ऊपर, ठीक है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, जबकि ये भी पर्याप्त नहीं था, इतना ज़्यादा फ्रांस पर जो है कर्जा चढ़ा हुआ था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, लंबी लड़ाइयाँ लड़ती हैं। फिर इसके साथ हमने एक पॉइंट अटैच किया था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराता है। सेकंड पॉइंट है, वर्साइलिस का जो पैलेस है उसको सजाने में पैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जिनसे राजा ने लोन लिया है 10% का उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया है। वॉर जो है, वॉर की वजह से और ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, ठीक है। रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए उन्हें टैक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि वो भी पर्याप्त नहीं है। तो ये लड़ाइयाँ, ठीक है, और ये जो है एक्स्ट्रा वैगेंसी, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, पहले से जो है कर्जा होना, फिर से जो है 1 बिलियन का कर्जा और हो जाना, इन सब की वजह से फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, राजा का खजाना खाली हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये हुई बात। तो ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कौन सा? दैट इज फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस का समाज।